हेलो बच्चों, मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आप लोग जानते हो कि हर व्यक्ति अपने मरने के बाद कुछ न कुछ छोड़ के जाता है, जैसे गहना हो गया, संपत्ति हो गया, जमीन जायदाद छोड़ के जाता है और उसका उपयोग उसके बच्चे करते हैं। तो यहाँ पे जो धरोहर शब्द आया है, धरोहर का मतलब होता है संपत्ति। देखो बच्चों, यहाँ नीचे जो चित्र दिया है ऐतिहासिक धरोहरों का, एक ताजमहल है, लाल किला है, बहुत सारे यहाँ पे स्थापत्य दिखाए गए हैं। ये सारे स्थापत्य हमारे पूर्वजों ने बनाया है और उसका उपयोग हम देखते हैं, उसकी कला को देखते हैं, उसको कैसे बनाया गया होगा, उसके बारे में जानकारी, क्यों बनाया गया, कैसे बनाया, सारी जानकारी हमको प्राप्त होता है। तो उसकी संरक्षण करने की जवाबदारी हमारी है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 9, ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण। ये जो धरोहर है वो भूतकाल में बना है, इतिहास में बना है। तो ये ऐतिहासिक धरोहर है, इसका संरक्षण हमें करना है। तो कैसे करना है, किसका किसका संरक्षण करना है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आज हमारे पास इतिहास के बहुत सारे साधन उपलब्ध है और उन साधनों के आधार पे बहुत सारे ग्रंथ भी हमारे पास उपलब्ध है। यह सब अनेक इतिहासकारों द्वारा किए गए अथक परिश्रमों का फल है। मतलब ये जो ग्रंथ लिखा गया है या साधन जो हमको प्राप्त है, इसके लिए इतिहासकारों ने बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत किया है और आज हम उसका उपयोग कर रहे हैं। ये अत्यंत अमूल्य धरोहर है, इसकी कीमत का कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता। ये बहुत ही बेशकीमती है। इनका संरक्षण और संवर्धन करने और उनमें से विशिष्ट दस्तावेज, ग्रंथ, पुरावस्तुओं को प्रदर्शित करने का कार्य संग्रहालय और उनसे संबंधित अभिलेखागार और ग्रंथालय करते हैं। ये जो सारी चीजें जो पूर्वजों द्वारा आपको प्राप्त होती है, इसको या तो म्यूजियम में रखा जाता है या अभिलेखागार में रखा जाता है। जैसे कागज पत्र वगैरह जो है अभिलेखागार में रखे जाते हैं। देखो बच्चों, नीचे चित्र दिया गया है, अभिलेखागार में रखा जाता है। और यहाँ पे चित्र दिया है ग्रंथालय में, जो रामायण है, महाभारत है, जो पहले के जो इतिहासकार ने जो ग्रंथ लिखे, ये सभी ग्रंथ जो है ग्रंथालय में रहते हैं। उसका उपयोग हम अपने जीवन में करते हैं। उसके अलावा जो बर्तन है, सिक्के है, पहले के लोगों का पहनावा है और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो सब म्यूजियम में रखा जाता है। उनके कार्यों की वैज्ञानिक जानकारी लोगों तक पहुंचे, इसके लिए उनके द्वारा शोध कार्यात्मक पत्र पत्रिकाएं तथा अन्य साहित्य प्रकाशित किया जाता है। वो पहले के पूर्वजों ने जो कार्य किया है तो उसकी वैज्ञानिक जानकारी सभी को मालूम हो और इसके लिए जो उसमें शोध कार्य खोज की जाती है, तरह तरह के पत्र पत्रिकाएं छापी जाती है। जिन दस्तावेजों और प्राचीन वस्तुओं को प्रदर्शित नहीं किया जाता है परंतु ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हें अभिलेखागार में संरक्षित रखा जाता है। कुछ ऐसे दस्तावेज है जो देखना लोग नहीं चाहते हैं तो उसको हम नहीं दिखा सकते, तो लेकिन तो भी ऐतिहासिक दृष्टि से कुछ ऐसे कागज पत्र जो महत्वपूर्ण होते हैं उसको हमें अभिलेखागार में हम उसको संभाल के रखते हैं। इन दस्तावेजों और प्राचीन वस्तुओं को अनुसंधानकर्ताओं तथा शोधकर्ताओं को उनकी आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराया जाता है। जैसे कोई इतिहास का जानकारी प्राप्त करना चाहता है या कोई खोज करना है, जैसे पीएचडी वगैरह कर रहा है, तो उसको नया एक इतिहास लिखना होता है, तो उसमें ये जो कागज पत्र है उसका उपयोग उसको आवश्यकता अनुसार दिया जाता है। ग्रंथालय में इन ग्रंथों का संरक्षण और प्रबंधन का कार्य करते हैं। ग्रंथालय जो है लाइब्रेरी होता है, देखो ऊपर चित्र दिया है, लाइब्रेरी जो है इन ग्रंथों को संभाल कर रखने का कार्य करती है। इतिहास के साधन और उनका संरक्षण। बच्चों, आप लोग जानते हैं इतिहास के तीन प्रकार के साधन होते हैं, मौखिक साधन, लिखित साधन और भौतिक साधन। तो इन जो साधन है उनका संरक्षण कैसे किया जाना चाहिए? इतिहास के साधन प्राप्त करना, उनका अंकन लेखन कर उनकी सूची बनाना, पांडुलिपियों, पांडु यानी एक प्रकार की लिपि है, पांडुलिपियों, प्राचीन ग्रंथों, पुरातन वस्तुओं जैसे भौतिक साधनों की साफ सफाई करना और उन्हें प्रदर्शित करना, लोगों के सामने उसको दिखाना, जैसी बातें के लिए बहुत सावधानी और ध्यान पूर्वक करनी पड़ती है। उन कार्यों के लिए विभिन्न विषयों की कृतियों का प्रशिक्षण लेना आवश्यक होता है। कहने का मतलब है जो यहाँ पर लोग बताते हैं कि कैसे हमको संभाल कर रखना है, कैसे साफ सफाई रखना है, तो उसके लिए उनको ट्रेनिंग लेनी होती है। ऐसा नहीं कि कैसे भी साफ कर दिया, मतलब जो पहले का मूल बनावट है वो जरा भी खराब नहीं होना चाहिए, जैसे है वैसे ही रहना चाहिए। तो इसके लिए बहुत ध्यान पूर्वक उसको
साफ सफाई करनी पड़ती है, उसको रख रखाव करना पड़ता है। तो इसके लिए उनको विशेष ट्रेनिंग दिया जाता है। उचित प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात ही ये कार्य किए जा सकते हैं। मैंने बताया कि पहले ट्रेनिंग लेना होगा, उसके बाद ये कार्य वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी को भी कुछ भी दे रहे, चलो ये कर डालो, तो उसको ढंग नहीं मालूम होगा किस तरह करना है तो नहीं कर सकता है। सबसे पहले मौखिक साधन के बारे में पढ़ेगा। देखो बच्चों यहाँ चित्र दिया है। मौखिक साधन का मतलब होता है मुंह द्वारा हम जो बोलते हैं वो साधन। और जैसे कहानियां हो गया, हम अपने दादा पूर्वजों द्वारा जो कहानी सुनते हैं और फिर हम अपने बच्चों को सुनाते हैं, तो ऐसे लोकगीत हो गया, तो ऐसे साधनों को हम मौखिक साधन के जो मुंह द्वारा बोला जाए। लोक परंपरा के गीतों, कहानियों आदि का संकलन करना, संकलित साहित्य का वर्गीकरण और विश्लेषण करना, अनिवार्य स्थापित करना। तीसरा है अनुसंधानिक मौखिक साहित्य का प्रकाशन करना। ये सब जो है मौखिक साधन में किया जाता है। उसके लिए आवश्यक प्रशिक्षण होता है। पहला है समाज विज्ञान, दूसरा है सामाजिक मानव विज्ञान, तीसरा है मिथक और भाषा विज्ञान, चौथा है ग्रंथालय प्रबंधन, पांचवा है इतिहास और इतिहास अनुसंधान पद्धति, छठा है अनुसंधान पर लेखन। ये 6 प्रकार का प्रशिक्षण लेना बहुत ही आवश्यक है। इसके आधार पर ही हम मौखिक साधनों का रख रखाव और उसका संकलन कर सकते हैं। लिखित साधन, लिखित साधन का देखो बच्चों यहाँ पे चित्र दिखाया गया है जो हमें हमारे पास लिखित रूप में उपलब्ध है। जैसे ताम्रपट हो गया, डायरी हो गया, दस्तावेज हो गए, मानचित्र हो गया, ये सब लिखित साधन के अंतर्गत आता है। ताम्रपट, दस्तावेज, निजी पत्र, दैनंदिनी यानी डायरी, ऐतिहासिक ग्रंथ, पांडुलिपियां, चित्र, फोटो, प्राचीन ग्रंथ आदि दस्तावेज का संग्रहण और संपादन करना। दूसरा है दस्तावेजों का संरक्षण करने हेतु आवश्यक साफ सफाई करना और अन्य रासायनिक प्रक्रियाएं करना। जैसे अभी हम कोई भी चीज में एक बुक ही रखते हैं, तो अगर 10-20 साल अगर एक जगह पड़ेगा तो उसमें दीमक लग जाएगी, सड़ जाएगा, फट जाएगा। तो हमें इस प्रकार से रखना है तो वो जरा भी खराब न हो, ताकि आगे आने वाले लोग उसको पढ़ सके और समझ सके, जान सके। तो उसके लिए रासायनिक प्रक्रियाएं की जाती है। दस्तावेजों का ऐतिहासिक मूल्यांकन करना, जो भी दस्तावेज है उसका ऐतिहासिक जांच पड़ताल करना। उसके बाद विशिष्ट दस्तावेजों को प्रदर्शित करना, यानी जो खास खास दस्तावेज है उसको लोगों को सामने दिखाना। संपादित साहित्य और अनुसंधान की निष्कर्ष प्रकाशित करना। लिखित साधन के लिए जो आवश्यक प्रशिक्षण है, प्रशिक्षण लेना होता है। पहला है ब्राह्मी, घसीटा, फारसी जैसे लिपियों और उसके विकास क्रम का ज्ञान। देखो बच्चे यहाँ चित्र दिया है, ब्राह्मी लिपि का, फारसी लिपि का है, तो इसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। दूसरा है इतिहासकालीन समाज संरचना और परंपराएं, साहित्य और संस्कृति, राजसत्ताएं, शासन व्यवस्था आदि का प्राथमिक ज्ञान। यानी हमको जो भी अगर हमको इतिहास लिखना है तो हमको वहाँ की संस्कृति, वहाँ की राजसत्ता कैसी थी, वहाँ की शासन व्यवस्था कैसा था, उसकी थोड़ी बहुत हमको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद तीसरा है विविध चित्र शैलियों, शिल्प कला की शैलियों और उसके विकास क्रम की ज्ञान। जो चित्र शैलियों, चित्र बनाने का जो तरीका होता है, और जो शिल्प यानी मूर्ति कला जो होती है उसको बनाने का तरीका, उनका कैसे कैसे विकास हुआ, उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। चौथा है कागज के प्रकार, यानी जो भी दस्तावेज है तो या ग्रंथ है तो उसके कागज के प्रकार कैसे, उनकी स्याही कैसे, उनमें कौन से रंग और उनका रंग कैसा था, तो उसका ज्ञान भी होना चाहिए। पांचवा है उकेरे हुए लेखों के लिए उपयोग में लाया गया पत्थर। जैसे मैंने बताया शिलालेख, शिलालेख पत्थरों पे लिखा जाता था, तो उसके लिए कौन सा पत्थर उपयोग में लाया गया, और अगर धातु पे लिखा गया तो धातु कौन से स्वरूप का था, जैसे तांबा था, पीतल था, लोहा था, उसकी जानकारी होना चाहिए। छठा दस्तावेजों की स्वच्छता और संवर्धन के लिए आवश्यक रासायनिक प्रक्रियाओं के लगने के लिए उपकरण, कौन से उपकरण से हम रसायन वगैरह डालते हैं, उन रसायनों की जानकारी। सातवां संग्रहालय की दीर्घाओं में प्रदर्शनी का प्रबंधन और सूचना एवं प्रौद्योगिकी। आठवां अनुसंधान पर लेखन, अगर कोई खोज किया जाता है तो उसमें कैसे लिखा जाए, ये सारे चीज के लिए हमें उनको आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि उसका रखरखाव अच्छी तरह से किया जाए। भौतिक साधन, देखो बच्चों भौतिक साधन के लिए यहाँ पे चित्र दिया गया है, जैसे सिक्के हो गए, प्राचीन कालीन सिक्के, प्राचीन कालीन मूर्तियां, बर्तन, ये सभी चीज होते हैं भौतिक साधन में। तो भौतिक साधन प्राचीन वस्तुओं का संग्रहण करना, संग्रहण मतलब इकट्ठा करना,
कालखंड यानी वो कौन से कालखंड में बने और उनका प्रकार कौन सा है उसका वर्गीकरण करना और उनका सूची बनाना एक क्रम से उसको लिखना। पुरातन वस्तुओं का संवर्धन करने के लिए आवश्यक साफ सफाई और अन्य रासायनिक प्रक्रियाएं करना। तीसरा है चुनिंदा पुरातन वस्तुओं अथवा उनकी प्रतिकृतियों की प्रदर्शनी आयोजित करना। पुरातन वस्तुओं से संबंधित अनुसंधान पर लेखों को छपवाना। प्रकाशित करना का मतलब होता है छपवाना। वनस्पति और प्राणियों के जो जीवाश्म का वर्गीकरण करना, सूची बनाना। जैसे पहले का वनस्पति है या प्राणी है तो उनके जो अवशेष बच जाते हैं जैसे कंकाल हो गया तो उसको कैसे रखना, उसका वर्गीकरण करना, उसकी सूची बनाना। जैसे अभी हमने देखा हड़प्पा कालीन में हमको कुछ जीवाश्म भी मिले हैं, कुछ अनाज के दाने भी मिले हैं, तो उसको संभाल कर रखना और उसकी सूची बनाना। चुनिंदा मतलब जिसको हम चुनते, जीवाश्मों अथवा उनकी प्रतिकृतियों की प्रदर्शनी का आयोजन करना। इसके लिए आवश्यक प्रशिक्षण में पहला है पुरातत्वीय अध्ययन प्रणाली सिद्धांत और प्राचीन संस्कृति का परिचय। हमको जो पुरातत्व जो खुदाई होती है उसकी कैसे खुदाई की जाती है उसकी अध्ययन प्रणाली को जानना और प्राचीन संस्कृति का हमको परिचय होना चाहिए। जैसे मैंने बताया उदाहरण दिया हड़प्पा संस्कृति का, क्योंकि खुदाई के दौरान ही निकला तो उससे हमको पता चला कि आज से बहुत साल पहले प्राचीन काल में हड़प्पा संस्कृति थी। दूसरा है पुरातन वस्तुएं बनाने के लिए उपयोग में लाए गए पत्थरों, खनिजों, धातुओं, चिकनी मिट्टी जैसे साधनों के प्रादेशिक स्रोतों और उनकी रासायनिक विज्ञान संबंधित विशेषताओं का ज्ञान होना चाहिए। तीसरा है पुरातन वस्तुओं की साफ सफाई और अन्य रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए लगने वाले उपकरणों और रसायनों की जानकारी होनी चाहिए। चौथा है विभिन्न कला शैलियों और उनके विकास क्रम का ज्ञान, यानी पहले के लोगों की कला शैली कैसी थी, मुगल काल की कला कैसी थी और आधुनिक काल की कला शैली कैसी थी, उसका विकास कैसे होता गया उसका ज्ञान। पांचवा है पुरातन वस्तुएं और जीवाश्म की प्रतिकृतियां बनाने का कौशल। छठा है संग्रहालय की दीर्घाओं में प्रदर्शनी का प्रबंधन करना और सूचना एवं प्रौद्योगिकी। सातवां है अनुसंधान पे लेखन। कुछ विख्यात संग्रहालय जिसको हम म्यूजियम कहते हैं बच्चों, जहाँ पे प्राचीन काल की वस्तुएं रखी जाती है, जैसे शिवाजी के, महात्मा गांधी के, जवाहरलाल नेहरू के और प्राचीन काल के अशोक सम्राट के, इन सभी ने कौन कौन से तलवारों का उपयोग किया, कौन कौन से उस समय की चीजें थी, वो सारी चीजें यहाँ पर रखी रहती है, उसको हम संग्रहालय कहते हैं। तो कुछ विख्यात संग्रहालय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मध्य युग में यूरोप के राजघराने के लोग और संपन्न व्यक्ति कला वस्तुओं का संग्रह करते थे। यूरोप में जब मध्यकाल का समय था, यूरोप में जो राजघराने जो राजा लोग रहते थे और संपन्न व्यक्ति थे, वो अपने पास कलात्मक वस्तुओं को संभाल के रखते थे, इकट्ठा करके रखते थे। इन कला वस्तुओं के प्रबंधन की आवश्यकता अनुभव हुई। इसी आवश्यकता में संग्रहालय की अवधारणा का उदय हुआ। यही से संग्रहालय की शुरुआत हुई। सबसे पहले लूव्र संग्रहालय जो कि फ्रांस में है, लूव्र संग्रहालय की स्थापना पेरिस नगरी में हुई। यह स्थापना 18वीं शताब्दी में हुई। फ्रांस के राजघराने के व्यक्तियों द्वारा एकत्रित कला वस्तुओं का संग्रह पहले लूव्र संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया। उसमें विश्व विख्यात इतालियन चित्रकार लियोनार्डो दा विंसी द्वारा चित्रित बहुचर्चित चित्र मोनालिसा का समावेश है। देखो बच्चों यहाँ चित्र दिया गया है लियोनार्डो दा विंसी और उन्होंने जो चित्र बनाया था मोनालिसा का। यह चित्र में एक मुस्कुराती हुई महिला दिखाई दे रही है। इसका उन्होंने बहुत ही बारीकी से रेखाटन किया था। 16वीं शताब्दी में प्रथम फ्रांसीसी जो है फ्रांस का राजा था लियोनार्डो दा विंसी, फ्रांस नरेश प्रथम फ्रांसिस के आश्रय में था, यानी लियोनार्डो दा विंसी था, यह इसके यहाँ पर राजमहल में रहता था, उनके आश्रय में था, छत्र छाया में था। नेपोलियन बोनापार्ट अपने आक्रमणों के समय स्वदेश में बड़ी मात्रा में कलात्मक वस्तुएं ले आया। देखो बच्चों यहाँ पर चित्र दिया गया है। जब यह भारत आया तो अपने साथ बहुत सारी जो यहाँ की संपत्ति है वो अपने साथ फ्रांस ले गया।
इन कला वस्तुओं के कारण लुम्प्र संग्रहालय के संग्रह में बड़ी मात्रा में वृद्धि हुई, क्योंकि बहुत सारा सामान वो भारत से ले गया। इससे वहां पर जो संग्रहालय की बहुत सारी चीजें में वृद्धि हो गई। इस समय इस संग्रहालय में आधुनिक युग से लेकर आधुनिक समय तक 3,80,000 से अधिक कलात्मक वस्तुएं हैं। आज भी वहां पर 3,80,000 वस्तुएं रखी गई है। देखो बच्चे, यहाँ लुम्प्र संग्रहालय दिया गया है जो कि पेरिस में है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें उपलब्ध है। ब्रिटिश संग्रहालय इंग्लैंड, देखो बच्चे यहाँ पर ब्रिटिश संग्रहालय का चित्र दिया है जो कि इंग्लैंड में है। ब्रिटिश संग्रहालय की स्थापना लंदन में ईस्वी सन 18वीं शताब्दी में हुई। उस समय तात्कालीन मतलब उस समय की जो प्राकृतिक वैज्ञानिक थे उनका नाम था सर स्लोवन ने अपने संग्रह में लगभग 71,000 वस्तुएं इंग्लैंड के जो राजा थे, नरेश मतलब होता राजा, राजा द्वितीय जॉर्ज को उन्होंने सुपुर्द की। देखो जो नीचे जो चित्र दिया है एन स्लोवन ने, इन्होंने वहां इंग्लैंड के राजा को ये सारी जो कलात्मक वस्तुएं थे उनको भेंट की, उनको सौंप दिया। उनमें से अनेक चित्र, ग्रंथ, वनस्पतियों के नमूने आदि का समावेश है। आगे चलकर अंग्रेजों द्वारा अपने आधिपत्य वाले विभिन्न उपनिवेश से स्वदेश में लाई गई कला वस्तुओं और प्राचीन अवशेषों के कारण ब्रिटिश संग्रहालय में वस्तुओं की संख्या बढ़ती गई। धीरे धीरे उसमें वस्तुओं की संख्या और बढ़ती गई। इस समय इस संग्रहालय में लगभग 80 लाख वस्तुएं वहां पर इकट्ठा करके रखा गया है। इस संग्रहालय में भारत की अनेक पुरातन वस्तुओं का समावेश था, क्योंकि इससे जो हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेज जब हमारे देश में आए तो भारत से बहुत सारे वस्तुएं अपने संग्रहालय में ले गए। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, बच्चों यह जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में यह संग्रहालय है। यह एक बहुत ही बड़ा संग्रहालय है। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यह प्राकृतिक इतिहास का संग्रहालय है। इसका प्रारंभ पहले 1846 ईस्वी में अमेरिका के स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन संस्थान के प्रबंधन में हुआ। यहाँ वनस्पतियों, प्राणियों के अवशेषों और जीवाश्म खनिजों, पत्थरों, मानव प्रजातियों के जीवाश्मों और पुरातन वस्तुओं के 12 करोड़ से अधिक नमूने संग्रहित है। यानी ये बहुत बड़ा संग्रहालय है। यहाँ पर लगभग 12 करोड़ से भी ज्यादा नमूने यहाँ पर रखा गया है। बच्चों, अब तक हमने विदेशी संग्रहालय के बारे में हमने जाना और आगे हम भारत में जो संग्रहालय है उसके बारे में हम आगे जानने वाले हैं।